हेलो बच्चों। आज मैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की एक और वीडियो लेकर आई हूँ। हम लोग जैसे कि अपनी चैप्टर 1 की सीरीज से जुड़े हुए हैं, तो आपने देखा कि हमने वहाँ पर सीखा है एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और कुछ डिस्क्रिप्शंस की वीडियो। जैसा कि आप पहले से ही हमारी वीडियो से कनेक्टेड हो, आपने देखा होगा कि इस चैप्टर नंबर 1 की हमने कुछ एक्सप्लेनेशन की वीडियोस बनाई हैं जो आपने बहुत अच्छे से समझा है। फिर हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक इन एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए एक्सरसाइज 1.2 में। फिर हमने अपनी एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज शुरू की है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर चुके हैं। देखो बेटा, आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे ऐसी कई वीडियोस देखोगे जहां पर आपको क्वेश्चंस के डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, लेकिन मेरा फोकस है क्वेश्चन को पढ़कर समझना और उसमें क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे ज्यादा जोर देंगे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पर और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है प्लॉट पॉइंट्स z 5, -6 on the Cartesian plane. Construct a right angle triangle IZN and find the lengths of the three sides. ठीक है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखो, इस बुक में ना ये चीज और लिखी हुई है कि आपके जो आंसर्स होंगे हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बात की थी अभी कि हम लोग क्वेश्चन को समझने पे फोकस करेंगे, ना कि इसके सॉल्यूशन पर ज्यादा। ठीक है, तो एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसमें क्या फाइंड आउट करना है आप वो इजीली कर पाओगे। तो देखो, पहले वन बाय वन हम लाइन को समझ लेते हैं फिर से। आपको एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट का नाम है z, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6। आपको अपने कार्टेशियन प्लेन पर इसको प्लॉट करना है। ठीक है, और उस प्लॉट करने के बाद आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, इसका नाम होगा IZN। और z पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि वन ऑफ द वर्टेक्स क्या हो जाएगा हमारा 5, -6, और बाकी दो पॉइंट्स जो I है और N है, इसके वर्टिसेस नहीं दिए हमें। तो ये कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे, लेकिन उसमें से z एक वन ऑफ द पॉइंट होना चाहिए जो जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं। मतलब ये है कि अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक शेप बनाते हैं, वो शेप कैसे बनेगी? वो एक शेप ट्राइंगल जैसी बनेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन सी शेप की बात की जा रही है? यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये बाकी के दो वर्टेक्स आप कहीं भी ले सकते हैं, जैसे कि आई नीचे ले लिया और एन ऊपर ले लिया, या फिर हम वाइस वर्सा कर सकते हैं। या इसका दूसरा तरीका ये है कि z हमने इस साइड में ले लिया, 90 डिग्री पर हमने i ले लिया और ऊपर बचा हमारा अल्फाबेट n। तो ये हमारे तीन वर्टेक्स हो जाएंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, तो देखो, कार्टेशियन प्लेन पर मैंने एक ट्राइंगल की शेप बनाई है यहाँ पर इस तरह से। आप देख सकते हो यहाँ पर z वर्टेक्स हमारा कहाँ पर है। z के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, -6, तो 5 ऊपर हुआ और z का वाई एक्सिस हुआ हमारा यहाँ पर, ये -6 पर टच कर रहा है, तो हमें z पॉइंट तो मिल गया। बाकी के अभी जैसे मैंने आपको बताए थे कि i यहाँ हो सकता है ऊपर और n नीचे हो सकता है। तो अब कितना बड़ा हमें साइड लेना है ट्राइंगल का ये भी मेंशन नहीं किया। तो मैंने इस तरह से एक शेप बनाई है ट्राइंगल की, जिसमें आप देख सकते हो कि एक साइड n जो NZ है वो किसके पैरेलल है? वो पैरेलल है x एक्सिस के। और इसी तरह से अगर i और n को हमने इस तरह से लिया कि वो पैरेलल किसके है? y एक्सिस के, और n पर 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक ट्राइंगल बनी। अच्छा, और मैंने जैसे ये बना दिया तो जरूरी नहीं कि आप सभी लोग वैसे ही बनाएं। ये आपके ऊपर है कि आप n और i कहीं भी ले सकते हो। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लेना है, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, ये कहीं मेंशन नहीं किया। आप इन दो पॉइंट्स को i और n को कहीं भी ले सकते हो, लेकिन z पॉइंट हमेशा 5, -6 पर ही रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी चीज को बेस बनाते हुए मैंने और भी शेप्स तैयार की हैं। आप देखो जरा, आप देखोगे जैसे मैंने वो फिगर बताई थी फर्स्ट, ये फिगर नंबर 2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि हमारा जो पॉइंट z है, आप देखोगे यहाँ पर जो मैं अपना कर्सर की मूव कर रही हूँ, तो ये पॉइंट z है, ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये नहीं जाएगा क्वेश्चन में कहीं भी। ठीक है, लेकिन बाकी के दो दो पॉइंट्स हैं हमारे i और n, ये कहीं भी बन सकते हैं।
जैसे यहाँ पर इस केस में मैंने आई को यहाँ ले लिया ऊपर, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ऊपर x पे टच करेगा तो 5 और y पे टच करेगा तो -1, तो इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से बन गए 5, -1। अब रही बात तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट है हमारा n, वो है नीचे यहाँ कहीं, तो ये n पॉइंट हमारा कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया इस केस में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पर x एक्सिस पर 1 होगा और y एक्सिस पर -6, तो इस तरह से हमारी हो गई शेप नंबर 2, या कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्लेन नंबर 2, जहां पर हमने पॉइंट को प्लॉट किया है। देखो इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझेंगे आराम आराम से, ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, ठीक है, कल को एग्जाम में आ जाए तो आपको वो पर्टिकुलर शेप या फिर कार्टेशियन प्लेन को याद करने की जरूरत नहीं है, बस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आपको सिर्फ एक पॉइंट फिक्स दिया है, आपको बाकी के 2 पॉइंट्स बिल्कुल नहीं दिए हैं, तो आप अपनी समझ से कहीं भी उन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हो। और दूसरी बात जिसका ध्यान रखना है हमें प्लॉट करते वक्त, कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। तो 2 हमने शेप्स देख ली है, 2, अब तीसरा देख लेते हैं। ये तीसरे में देखो आपने क्या किया, हमने कि z अगेन हमारा 5, -6 रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो बाकी के 2 पॉइंट्स कहाँ है, देखो i यहाँ पर आ गया, इस बार i के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऊपर x पे टच कर रहा है 1 और y पे टच कर रहा है -3, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह से नीचे मैंने ले लिया पॉइंट n, इस n के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1, -6, ये ऊपर x पे टच कर रहा है 1 पर और y एक्सिस को टच कर रहा है -6 पर, तो इस तरह से हमें ये पॉइंट n मिल गया। इसको ज्वाइन किया तो हमें एक रेड कलर का राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी हम एक डिफरेंट शेप देख पा रहे हैं। मैंने इस तरह से आपके सामने 3 शेप्स दिखा दी है। तीनों शेप में आप देखोगे हमारा Z पॉइंट बिल्कुल फिक्स था, लेकिन हमारा पॉइंट I और N अलग-अलग पोजीशंस पे थे। देखो ये एक और नई शेप है, ये है शेप नंबर 4, या फिर कह सकते हैं कार्टेशियन प्लेन नंबर 4, जहां पर अगेन सेम पॉइंट Z को हमने फिक्स रखा, लेकिन I और N को देखो हमने कौन कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचा दिया। इसमें तो लिखा नहीं है ना कि हमें कोई पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में ही बनाना है, तो हमने यहाँ बना दिया, तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये मत सोचेगा कि हमने कहीं और देखा था तो वहां ट्राइंगल वैसे बना था, यहाँ अलग बना है, नहीं, यहाँ कहीं फिक्स नहीं किया है, यहाँ सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस केस में फोर्थ फिगर में हमारा आई पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एन पॉइंट है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, जबकि हमारा जेड का क्वाड्रेंट क्या है, ये है क्वाड्रेंट नंबर 3। तो उसमें भी ऐसी शेप बन सकती है, आप सोचने वाली बात है ना। और रेक्टेंगल कहाँ बनेगा, हमारा बनेगा आई पर, ठीक है। आप देखो बिल्कुल वैसे ही शेप नंबर 5 आप अनगिनत तरीके से अपनी शेप्स बना सकते हैं, तभी तो ये बुक में मेंशन किया है कि पर्सन टू पर्सन वेरी होगा। अगर तो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें ये पॉइंट को हम जेड दिखाएं, लेकिन उसकी राइट एंगल ट्रायंगल भी होगी, लेकिन उन सभी के कोऑर्डिनेट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है, समझ के चलना है, क्वेश्चन को रटना नहीं है बिल्कुल भी, बार बार मैं आपको बता रही हूँ। देखो मैं कि अगेन फिर से हमारा z पॉइंट फिक्स है, ये है पॉइंट z जो कि x एक्सिस पे 5 पे टच कर रहा है और y एक्सिस को ये -6 पे टच कर रहा है, हो गया फिक्स हमारा। और हमने इसका जो ये तो z पॉइंट था, n ऊपर ले लिया ओरिजिन पर और i पॉइंट हमारा यहाँ आ गया, तो इस i के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ, क्योंकि ये x एक्सिस को टच तो नहीं कर रहा, y को टच कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, -6, ठीक है। और n के कोऑर्डिनेट हमारे 0, 0 है, तो एक भी ये भी शेप हमारी कंसिडर की जा सकती है, ऐसा नहीं कि फिक्स टाइप का है। चलो एक और टाइप का मैं आपको बताती हूँ, जहां पर हम अपने ट्राइंगल IZN को कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखा सकते हैं। देखो ये येलो कलर का ट्राइंगल एंड ब्लू कलर का ट्राइंगल, ये हमारा कौन सा नंबर का हुआ, ये यस हमारे ये हो जाएगा 6 नंबर का, और ये नंबर हो जाएगा 7, और ऐसे अनगिनत बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये 5-6 फिगर से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन को हम कैसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारा आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 पार्ट में ये हमारा Z है, ये है हमारा N, और ऊपर है ये I जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। इसी तरह से 7th फिगर देख लेते हैं, ऊपर हमारा I है इधर x एक्सिस पर, एक हमारा y एक्सिस पे टच कर रहा है कॉर्नर, और Z तो हमारा है ही फिक्स, ये तो हमें कभी भी हिलाना नहीं है, ये हमारा फिक्स ही रहेगा। तो आपने ऐसे 6-7 कार्टेशियन प्लेन्स देख लिए जहां पर हमने पॉइंट को प्लॉट किया।
अपने पॉइंट Z को, ठीक है। उसके बाद हमने राइट एंगल ट्रायंगल भी बना ली, वो भी कंप्लीट हो गया। चलिए जी, अब आगे चलते हैं कि हमें निकालना क्या है। अब आगे लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। ऑब्वियस सी बात है, जब ट्राइंगल है तो उसकी 3 साइड्स तो होंगी ही, तो वो तीनों साइड्स कितनी लंबी है हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस देखी होंगी बड़े ध्यान से, तो आपको एक फॉर्मूला मिला होगा जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये है डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा, जिसमें हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं अगर उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी। अब देखो, सबसे पहले जो डायग्राम था हमारा, जिसमें हमने कार्टेशियन प्लेन में एक ट्रायंगल को दिखाया था, ये रेड कलर की ट्रायंगल है। इसमें ही अगर हम देखें तो हमें तीनों की साइड्स निकालनी है कि कितनी लंबी लंबी साइड्स हैं ये। जैसे कि आई जेड निकालना है हमें, एन जेड निकालना है और आई एन की लंबाई निकालनी है। तो हम इसमें से कोई भी दो पॉइंट्स को पहले कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी सपोज हम कर लेते हैं पॉइंट आई को और पॉइंट जेड को, ठीक है। तो अभी हम इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, आप लिख लेंगे आई और जेड के कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद आप इस पे लिख दीजिए कि इसमें से x1 y1 और x2 y2 कौन से हैं, ठीक है। तो अगर सपोज हम मान लेते हैं पहले वाला i है, इसके है कोऑर्डिनेट x1 और ये -3 है y1। इसी तरह से 5 है हमारा x2 और -6 है y2। तो अब हम इसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने मेंशन किया हुआ है कि x अंडर रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखेंगे आई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 5 -1 होल स्क्वायर प्लस -6 -3 का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस दो बार नहीं हो सकते हमारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, -3 को हम ब्रैकेट में डाल लेंगे और -6 वाली टर्म को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब सिंपली आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट। ये हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस -6 और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 जिसका हम ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। अगले स्टेप में होगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर दैट विल बी 16 और -6 प्लस 3 ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर। इसको फर्दर अगले स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट में आ जाएगा। तो अंडर रूट में हो जाएगा 25 यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। तो पहली हमने साइड निकाली वो है आई जेड। तो हम यहाँ मेंशन कर लेंगे कि हमारा आई जेड कितना आया, ये है 5 यूनिट। ये हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से बाकी की दो साइड्स भी निकाल लेते हैं, दैट इज आई एन और एन जेड। अब हम अपने आई और एन के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो आई के हो गए 1, -3 एंड एन के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, -6। अगेन हम इसके नीचे मेंशन कर लेते हैं कि x1 y1 क्या है। तो फर्स्ट वन होगा x1 और उसके साथ -3 होगा y1। इसी तरह से 1 होगा x2 एंड -6 होगा y2। अब हम इसको अपने फॉर्मूले पुट करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट बड़े वाला लगाएंगे हम और अंदर लिखा जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर। अब आप देखो क्योंकि ये होता है x2 - x1 का स्क्वायर। अगला हो जाएगा प्लस -6, अगेन माइनस माइनस दो बार आने वाले हैं तो एक और माइनस को हम ब्रैकेट में डालेंगे और फिर उसके ऊपर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे एंड देन स्क्वायर। अगले स्टेप में हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0 का स्क्वायर यानी कि 0 प्लस -6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। फिर होगा -6 प्लस 3 यानी कि -3 का स्क्वायर जो कि होगा अंडर रूट ऑफ 9 और अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3। तो अब इसको मेंशन कर लेते हैं। तो आई एन होगा 3 यूनिट। अब बचा हमारे पास एन जेड। तो चलो ये निकाल लेते हैं। एन के कोऑर्डिनेट मेंशन करते हैं, ये होगा 1, -6 और जेड के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 5, -6। तो फॉर्मूला होगा हमारा अंडर रूट x2 - x1
का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब आप चाहो तो यहाँ मेंशन कर लो कि x1 क्या है और y1 क्या है। ये छोटा सा मैंने यहाँ लिखा, x1 है 1 और x2 है -6 और y1 है -6। इसी तरह से x2 होगा 5 और y2 होगा -6। अब यही वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं अपने फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा अंडर रूट पहले लगाएंगे हम, फिर लिखा जाएगा 5 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस ऑफ -6 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 1 इज 4 का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये -6 प्लस 6 ये तो अल्टीमेटली 0 होने वाला है, तो अगले स्टेप में हम इसको मेंशन ही नहीं करेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दैट इज 4। अब हम इसको भी अपने डायग्राम में लिख लेते हैं। तो ये है 4 और ये आई एन आ गया हमारे पास 3। तो इस तरह से हमने अपने तीनों साइड्स फाइंड आउट कर लिए जो कि हमें क्वेश्चन में बोला भी किया था। ठीक है, तो आई एन हम यहाँ लिख सकते हैं, ये है हमारा 3 यूनिट, एन जेड है हमारा 4 यूनिट और आई जेड है हमारा 5 यूनिट। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में टाइम लगा इनिशियली, लेकिन एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेकर जाइए, आप सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है, what would be a system of coordinates be like if we did not have negative numbers। यानी कि अगर हम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएं जहां पर नेगेटिव नंबर्स ही ना हो, मतलब कि एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा कि जिसमें कोई भी नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें बताना है, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन अ 2D प्लेन। मतलब इस तरह का अगर कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है भी जहां पर कोई भी नेगेटिव नंबर ना हो, तो क्या हम अपने सारे पॉइंट्स को वहां लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको बतानी है। तो देखो ये है आपके सामने कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जनरली हमारे पास होता है, जिसमें आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस की होती है। सेंटर से हम जब राइट की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और जब लेफ्ट में जाते हैं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं, और सेंटर में है ओरिजिन। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, और ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें पॉजिटिव वाई एक्सिस मिलता है, और नीचे ही जाएंगे तो नेगेटिव वाई। ठीक है, इसको हम वाई डैश एक्स डैश भी लिख सकते हैं। हम अपने सारे पॉइंट्स को फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लोकेट करना पड़ेगा। लेकिन उनका क्या, जो नेगेटिव नंबर्स हैं, यहाँ तो सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, तो नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे। तो जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उसमें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स होते हैं, तो पॉजिटिव तो नंबर हम लोकेट कर पाएंगे लेकिन नेगेटिव नंबर्स हम लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉसिबल है? नहीं है। और जो दूसरा इसने सवाल पूछा है कि इस तरह की 2D प्लेन पर हम क्या सारे पॉइंट्स को लोकेट कर पाएंगे, तो इसका आंसर हुआ ऑब्वियसली, इसका आंसर होगा नो, ऐसा कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम हो ही नहीं सकता जहां पर हम अपने सारे पॉइंट्स को लोकेट कर पाए। अब इसको लिखना कैसे है देखते हैं। देखो इसमें 2-3 मेन पॉइंट्स आपको बताना है। पहला पॉइंट है, इन अ स्टैंडर्ड कार्टेशियन सिस्टम वी डू हैव 4 क्वाड्रेंट्स। ये तो आपको मालूम ही है कि हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। एक प्लेन में अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं तो हमारा प्लेन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट है हमारा पहला क्वाड्रेंट, सेकंड पार्ट जो लेफ्ट साइड में जाएगा वो है सेकंड क्वाड्रेंट, देन उसके नीचे थर्ड क्वाड्रेंट एंड उसके राइट में फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम बटा होता है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस होते हैं। ये भी आपको भी मैंने समझाया। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव लेफ्ट साइड में, ऊपर पॉजिटिव वाई, नीचे नेगेटिव वाई। ओके, फिर अगला पॉइंट जो आपको मेंशन करना है वो ये कि वेयर वी रिप्रेजेंट ऑल द रियल नंबर्स। ठीक है, हम यहाँ पर सारे अपने रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी कहाँ जाएंगे, वो तो यहीं रहेंगे ना, उनको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस 2D प्लेन पर हमें हर तरह के नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होगा। However, if we only consider positive numbers,
वी वुड बी लिमिटेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी जैसे डिस्कस किया था कि अगर हम सिर्फ अपने पॉजिटिव नंबर्स को दिखाएंगे तो हमारे नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारे नंबर्स आ जाएंगे, नेगेटिव हमारे रह जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेंगे। सो दिस वुड मेक इट डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट पॉइंट्स विद नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो वी कैन नॉट लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन ए 2D प्लेन इन दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो ये इसका आंसर हुआ। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है, आपको समझाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है, आर द पॉइंट्स M, A एंड G ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। 3 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक पॉइंट का नाम है M, एक पॉइंट का नाम है A और एक पॉइंट का नाम है G। इन तीनों के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। हमें बताना है कि क्या ये तीनों के तीनों हमारे सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं या नहीं है। ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात क्या कह रहा है कि सजेस्ट अ मेथड, यहाँ एक मेथड बताना है टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको एक ऐसा मेथड बताना है जहां पर हम तीनों पॉइंट्स को बिना ज्वाइन किए ही आसानी से बता पाए कि तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं या नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो तीनों पॉइंट्स हैं M, A, G, ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो उसके लिए पहले हम तीनों पॉइंट्स को एक ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, देखो, हमने तीनों पॉइंट्स को लोकेट किया ग्राफ के ऊपर। आप भी अपना एक ऐसा ग्राफ बनाइएगा। उस ग्राफ पर सेंटर पे होता है ओरिजिन, सबको मालूम है। अब आपको अच्छे से रट गया है क्योंकि हम बार बार इस पर क्वेश्चंस कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव x, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव y एंड नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव y। अब जो पॉइंट्स थे हमारे पास, पहला पॉइंट था m -3, -4। आपको मालूम है कि पहला हमेशा कोऑर्डिनेट होता है एब्सिसा, जिसको x एक्सिस के कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और दूसरे वाले ऑर्डिनेट जिसको हम y एक्सिस के कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो x पर -3 कहाँ है, देखो सेंटर से लेफ्ट में जाएंगे तो -3 आएगा, और y -y तो वो नीचे की तरफ जाएगा। तो यहाँ हमें इस तरह से मिलता है ये पॉइंट -3, -4 का नाम रख लेते हैं, इसका नाम है M। अगला जो पॉइंट है A, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0, यानी कि ये तो ओरिजिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ओरिजिन आपको मालूम है कि कहाँ होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो ये पॉइंट हमारा बीच में हो गया पॉइंट, जिसका नाम है A। और जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉइंट G, जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 8। वैसे तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो चलो देखते हैं, ओरिजिन से राइट में जाएंगे 6 ऑन x एक्सिस, तो ये हमें 6 मिल गया, और 8 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे, 8 पॉइंट यहाँ मिल गया हमें। तो इस तरह से हमें पॉइंट G भी मिल गया। अब इन तीनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक सेम स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी दिख रही है। तो पहला सवाल जिसका हमें आंसर मिल गया है कि क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। यस, ये तीनों के तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। आप यहाँ पर मेंशन करेंगे यस, द 3 पॉइंट्स M, A एंड G लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जो इसका सेकंड पार्ट है जिसमें बात कर रहे हैं कि एक मेथड हमें सजेस्ट करना है जिसके थ्रू हम अपने पॉइंट्स को बिना लोकेट किए बता सकते हैं कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स या उससे ज्यादा पॉइंट्स हमारे सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो हर बार तो पॉसिबल है नहीं है कि आप पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करें, तो इसके लिए हम मेथड पे आते हैं। तो वो मेथड है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन की वीडियोस में बताया हुआ है कि किस तरह से आप किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आपके सामने फॉर्मूला है, इसमें है x2, x1, y2 एंड y1। आप देखो ये x2, x1, y2, y1 क्या है,
अब जैसे कि हमें m और a के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट m है -3, -4 और पॉइंट A है ओरिजिन, वो है उसके कोऑर्डिनेट्स 0, 0। तो हमें इसमें से हम इन दोनों पॉइंट में किसी एक को x1 y1 मान लेते हैं और दूसरे को x2 y2 मान लेते हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अंडर रूट के अंदर है x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। अब देखो यही चीजें मैंने यहाँ पर पॉइंट्स पर दिखाई हुई है कि x1 क्या है, y1 क्या है। देखो अंडर रूट में हो जाएगा x2 यानी कि 0 माइनस x1 यानी कि ये -1 है, ठीक है। और देखो अंडर रूट के अंदर हो जाएगा x2 यानी कि 0 माइनस x1 यानी कि -3, ठीक है। इसके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऊपर लगाएंगे स्क्वायर, 2 लगाएंगे। फिर अगले वाले में y2 माइनस y1 में क्या लिखेंगे, y2 है हमारा 0 और y1 है -4। तो इस तरह से 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। दो साइन को एक साथ कभी नहीं लिखेंगे आप लोग। देखो यहाँ पर ये जो साइन है दो माइनस माइनस, तो बीच में ब्रैकेट लगाना जरूरी है। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट वाले में भी आपको ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब अगले स्टेप में हमें सिर्फ सॉल्व करना है इसको। तो आप देखो ब्रैकेट के अंदर ये जो माइनस और माइनस है दोनों मिलकर बन जाएंगे प्लस, और इसी तरह से ये माइनस माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस, यानी कि ये हो जाएंगे 0 + 3 3 का स्क्वायर और 0 + 4 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। दोनों को प्लस करेंगे अंडर रूट में 25 और ये आ गया हमारे पास आंसर 5। इसका मतलब क्या हुआ कि m और a के बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट। अब अगला हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं a और g के बीच में, ठीक है। तो फिर से हम ऐसे करेंगे, हमारे पास पॉइंट्स है 6, 8, इस पॉइंट का नाम है g और दूसरा पॉइंट है a। तो किसी एक को x1 y1 दूसरे को x2 y2 करेंगे। तो स्क्वायर रूट के अंदर जैसे मैंने भी आपको बताया है कि 0 - 6 का स्क्वायर प्लस 0 - 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, दैट इज 36 एंड 64 का प्लस। दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट होगा 10। तो am का डिस्टेंस आया था हमारे 5 और ag का डिस्टेंस आया 10। इसको हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस एक और निकालते हैं, वो डिस्टेंस निकालेंगे हम m और g के बीच में, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, उसकी कैलकुलेशन अब ऐसे हो जाती है m और g, इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने। आपके सामने स्टेप्स अवेलेबल है, बिल्कुल देखो ध्यान से, कोई भी स्टेप को मिस नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल फोकस होके आपको ये स्टेप्स को समझना है, ठीक है। किस तरह से हमने 6 + 3 किया, यहाँ पर 9 आ गया और 12, इन दोनों का स्क्वायर को सम किया तो हमारे पास आया अंडर रूट में 225 और 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। इसका मतलब ये हुआ कि पहला हमारा आया था एम ए के बीच में डिस्टेंस 5, उसके बाद ए जी के बीच में डिस्टेंस आया 10 और एम और जी का मतलब डिस्टेंस जो हुआ वो है 15। अब आप यहाँ समझ पाओगे कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ इस सवाल में क्यों किया। देखो ये तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि किसी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के बराबर अगर होगा तभी ये कंडीशन हमारी एप्लीकेबल है। तो यहाँ तो ऑलरेडी आपने देख लिया इसको प्लॉट करके, इन तीनों पॉइंट्स को तो प्लॉट करने के बाद हमने ये देखा कि अगर इनके बीच के डिस्टेंस भी निकालें तो भी किन्हीं दो का सम थर्ड के बराबर होगा। तो ये जब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है तो हमारा वहां पर तो हम वहां पर कहते हैं कि तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पर लाई करते हैं या फिर ये कोलिनियर है। तो इसको फाइनल आंसर हमारी स्टेटमेंट ऐसे लिखी जाएगी कि एम ए प्लस ए जी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। यानी कि 5 + 10 इज इक्वल टू 15। Therefore, the points M, A and G will lie on the same straight line. तो जब भी आपको ऐसे कभी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा आप डिस्टेंस फॉर्मूले लगाएंगे और तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और अगर किन्हीं दो का सम तीसरे के बराबर है तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे, यानी कि सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे। तो मैंने अभी कौन सा वर्ड यूज किया है, मैंने अभी यूज किया है कोलिनियर वर्ड। कोलिनियर का मतलब होता है कि जब कोई तीन पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पर लाई करते हैं तो उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इसके बारे में और जानकारी के लिए आप इस चैप्टर के
जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस हैं उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आज हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। तो अब जल्द ही मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।